नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने परिवार टूवर्ड्स एजुकेशन एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे चैनल पर चल रही है जीएस की एक महासंग्राम श्रृंखला। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास लेकर मैं हाजिर हूं। शुरुआत करेंगे अपनी इस क्लास की जीएस के कुछ क्वेश्चंस के साथ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जीएस महासंग्राम परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पर यहीं से प्रहार करेंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को आप लोग लिखते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। उठा लीजिए अपनी रफ नोटबुक। कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी थी, उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करते हैं तो आप एक भी प्रश्न परीक्षा में छोड़कर नहीं आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन लिख रहा है बच्चों, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई? तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि द लाइट ऑफ एशिया के लेखक का क्या नाम है। द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। ए ऑप्शन में लिखा है जयराम रमेश, बी ऑप्शन में लिखा है रमेश पोखरियाल, सी ऑप्शन में लिखा है जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन में लिखा है अरुंधति राय। तो बच्चों, द लाइट ऑफ एशिया के जो लेखक हैं वो हैं जयराम नरेश, वो हैं प्यारे बच्चों जयराम रमेश, ठीक है। जयराम रमेश द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक है। एक और काम की बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारत में लाइट ऑफ एशिया किसी महापुरुष का उपनाम है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो बच्चों, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। देखो, काम की बात में तो मैं आप लोगों को यह बता देता हूं, यहां पर एक कैंडिडेट है जो विदेशी हैं जिनका नाम है एडविन अर्निल्ड। एडविन अर्निल्ड, एडविन अर्निल्ड ने जो है पुस्तक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया शीर्षक के नाम से, ठीक है। तो यहां पर उसका हिंदी में अनुवाद किया किसने? जयराम रमेश ने। इसलिए द लाइट ऑफ एशिया, यहां पर एडविन अर्निल्ड का नाम नहीं लिखा है, तो जयराम रमेश करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, जयशंकर प्रसाद और अरुंधति राय। तो कमेंट बॉक्स में इन तीनों की आप लोग मुझे बताएंगे रचनाएं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इनकी अलग अलग रचनाएं जो फेमस हैं, जो एग्जाम में आई गई हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो है प्राचीन, इससे 1 या 2 साल पहले मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार में, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी जब बापू ने हिमालय को रोका। तो आप लोगों से पूछा जाएगा जब बापू ने हिमालय को रोका पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। आगे जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएं जो है हिंदी के कवि हैं, ये बहुत ज्यादा रचनाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है उसका नाम है कामायनी, तितली, अजात शत्रु, आंसू और लहर। ये पांचों रचनाएं एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। जैसे पूछा जाता है कामायनी के लेखक का नाम बताइए, तो कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद। तितली के लेखक का नाम बताइए, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंसू किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद। लहर किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद। आगे है बच्चों अरुंधति राय। अरुंधति राय ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं अरुंधति राय। एक चीज और समझ लीजिए अरुंधति राय के बारे में, इन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है आजादी आजादी फांसीवाद। आजादी आजादी फांसीवाद, ये पुस्तक भी लिखी अरुंधति रॉय ने, फांसीवाद, ठीक है। आजादी आजादी फांसीवाद के लेखक भी कौन है बच्चों? अरुंधति रॉय है। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो बच्चों सबसे पहले यहां पर मैं बात कर लूं सुर सरोवर झील, इसका एक और नाम आप लोगों को देखने को मिलता है, वो नाम है प्यारे बच्चों कीथम झील। इसे किस नाम से और जाना जाता है? कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात कर लें बच्चों रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल क्या है? एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि रामसर स्थल क्या है? तो आंध्र भूमि का संरक्षण करके जो स्थल बनाए जा रहे हैं, आंध्र भूमि का संरक्षण करते हुए बनाए गए स्थल
बनाए गए स्थल क्या है बच्चों? रामसर स्थल है। अब बात करें कि ये रामसर स्थल आए कहां से हैं, तो बच्चों मई 1971 में जो है ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ईरान का एक शहर है बच्चों रामसर। ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें जो है ये घोषणा की गई कि विश्व स्तर पर जितनी भी आंध्र भूमि है उनका संरक्षण किया जाएगा और उनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये रामसर स्थल थे। अब बात की गई सुर सरोवर कीथम झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। ये किस राज्य में है? तो कीथम झील है बच्चों कहां पर? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश के किस जो है जिले में है या कहां पर है? तो उस शहर का नाम है बच्चों आगरा। उस शहर का नाम क्या है? आगरा में ये कीथम झील उपस्थित है। अब बात कर ले रहे हैं हम लोग कि वर्तमान में जो है कितने रामसर स्थल भारत में है, किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, यूपी में कितने रामसर स्थल है, यूपी में कौन कौन से रामसर स्थल है। चल रहे हैं बच्चों, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले रामसर स्थल, तो रामसर स्थल भारत में टोटल कितने हो गए हैं? 25। कब तक? फरवरी 2024 तक का डाटा लिया गया है। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तमिल में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है। कितने हो गए हैं बच्चों? 14 तमिलनाडु में। यूपी में टोटल कितने रामसर साइट्स है? तो टोटल है 10। कौन कौन से? नंबर 1 पर मैंने लिखा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। कहां पर है बच्चों? उन्नाव। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में है या किस स्थान पर है? तो प्यारे बच्चों वो है उन्नाव में। दूसरा लिखा है पार्वती आरगा, ये कहां पर है बच्चों? गोंडा में। नंबर 3 है शमन अभ्यारण्य, तो ये है बच्चों मैनपुरी में। नंबर 4 है शमसपुरी अभ्यारण्य, यह है बच्चों रायबरेली में। नंबर 5 है शांडी अभ्यारण्य, यह है बच्चों हरदोई जिले में। अगला है सरसई नवर झील, यह है बच्चों इटावा में। अगला है सुर सरोवर झील जो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, यह है आगरा में। उसके बाद है बच्चों ऊपरी गंगा नरोरा बुलंदशहर में। बखीरा पक्षी अभयारण्य, यह है संत कबीर नगर में। और नंबर 10 है बच्चों हैदरपुर आंध्र भूमि, यह है बच्चों बिजनौर में। हैदरपुर आंध्र भूमि, यह है बच्चों बिजनौर में। स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ अगर चाहिए, इस तरह की टोटल पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टूवर्ड्स एजुकेशन एकेडमी सर्च करिए टेलीग्राम पर, और किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9675 26 94 12 पर। किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं निःशुल्क 9675 26 94 12 नंबर पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों। जी हाँ, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो और वीडियो को शेयर करते रहो, यही है हमारी जो है एनर्जी। लिखा है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। देखो बच्चों, ये मेरे पास एक वृत्त है, इस वृत्त के चारों ओर कोई वस्तु इस तरह से गति करे, तो जब वृत्त की ओर गति करेगी, घूर्णन गति करेगी, तो इसके केंद्र की ओर एक बल काम करता है, इसकी ओर एक बल काम करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं पूछूं वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर अगर कोई बल काम करे तो उसे क्या कहते हैं? तो केंद्र से बाहर की ओर काम करता है अपकेंद्र बल। बाहर की ओर काम करता है बच्चों अपकेंद्र बल। ठीक है, अब एक और बात आती है, क्या? दूध से जब दही बनाते हैं तो मथनी चलाते हैं उसमें, तो उस मथनी पर कौन सा बल लगता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो घी है वो मथनी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, मतलब अंदर की ओर इकट्ठा हो जाता है। और जब अंदर की ओर इकट्ठा होता है तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग याद रखेंगे क्या? अभिकेंद्र बल। लेकिन वो बाहर की ओर भागता है, और बाहर की ओर भागता है तो कौन सा बल काम करेगा? अपकेंद्र बल काम करेगा। पूछा जाए कि वॉशिंग मशीन में कौन सा बल काम करता है, तो वो भी अपकेंद्र बल पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? देखो, ये वस्तु है नीचे की ओर भूमि की ओर गई तो गति से चल रही होगी ना, तो किसका लॉस हो रहा होगा? गतिज ऊर्जा का लॉस हो रहा होगा। तो इसलिए कौन सी ऊर्जा गई उसकी? कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? के बराबर होता है बच्चों 1/2 mv²।
m होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान, और v होता है वेग, और v होता है बच्चों वेग, v होता है वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके को रोका जाता है। चालक तार, तार देखा होगा आप लोगों ने, वायर जिसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक का एक वायर चढ़ा होता है। वो किस लिए चढ़ाया जाता है? दो तार आपस में टच हो तो शॉर्ट सर्किट ना हो। तो पीवीसी के द्वारा क्या रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट, आपस में स्पार्किंग ना हो, इसी को रोका जाता है, शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है पीवीसी की कोटिंग लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फेम्टो बराबर होता है। तो बच्चों एक फेम्टो यूनिट है 10 की पावर माइनस 15 के बराबर होता है। गलत लिखा है ना, 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। याद रखेंगे, एक फेम्टो बराबर होता है 10 की पावर माइनस 15। चलो इससे रिलेटेड और थोड़ी सी क्वेरी देख लेते हैं हम लोग, क्या है। देखो बच्चों, एक डेकामीटर में 10 की पावर माइनस 1 मीटर होता है। ठीक वैसे ही एक डेसीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है। ठीक वैसे ही एक मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है। ठीक वैसे ही एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। ठीक वैसे ही एक नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। एक पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है, और एक फेम्टोमीटर में 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है, और एक जेप्टोमीटर में 10 की पावर माइनस 18 मीटर होता है। तो ये सारणी बनी है। इस सारणी से प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका नोट डाउन कर लें, अच्छे से याद कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। स्थिर अवस्था का मतलब जो उसका प्रारंभिक वेग है u, वो 0 है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। मतलब जो अंतिम वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, और ये 5 मीटर प्रति सेकंड कितनी देर में आता है? 2 सेकंड में आता है। तो t बराबर बच्चों 2 सेकंड है। क्या कह रहा है? इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t, यही होता है। तो अंतिम वेग कितना बच्चों? 5, प्रारंभिक वेग कितना? 0, और t कितना बच्चों? 2। 5 माइनस 0 5, और उसे 2 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों, कितना जाएगा? 2.5। कौन सा ऑप्शन लिखा है? देखो सी ऑप्शन में लिखा है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। कल पढ़ाया था प्यारे बच्चों, W बराबर F डॉट S और W बराबर FS कोस थीटा पढ़ाया था। तो W क्या है? कार्य। W क्या है? कार्य। बल की दिशा में विस्थापन धनात्मक कार्य, कल पढ़ाया था मैंने। तो C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो देखो बच्चों, ये बजट में आया 2011-12 में। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना बजट में लागू की गई 2011-12 में। मतलब समझ लो होता क्या है प्रभावी राजस्व घाटा। बच्चों देखो, अगर मैं राजस्व घाटे में से घटा दूं, क्या राजस्व घाटे में से मैंने घटा दिया जो हमारे यहां परिसंपत्ति निर्माण का अनुदान है, परिसंपत्ति निर्माण का अनुदान अगर मैंने घटा दिया तो मुझे प्रभावी राजस्व घाटा मिल जाता है। निर्माण अनुदान को घटा दूं तो मुझे प्रभावी राजस्व घाटा मिल जाता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये परिसंपत्ति निर्माण अनुदान क्या है। तो बच्चों, परिसंपत्ति निर्माण अनुदान का मतलब है कि सरकार ने कोई योजना लागू की और उस योजना के लिए फंड जारी कर दिया, तो उसे भी हम लोग शामिल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए शौचालय अभियान चला था, तो शौचालय बनाने के लिए सरकार ने पहले ही बजट अलॉट कर दिया कि 20,000 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। तो उसे अगर मैं राजस्व घाटे में से घटा दूं, टोटल ऐसी और भी परिसंपत्तियां होंगी, तो मुझे मिल जाएगा क्या? प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हैं? ठीक है, तो अब देखो, आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप लोग मुझसे अच्छा जानते होंगे। बताओ जल्दी, क्या है आयुष्मान भारत योजना? ठीक है, देखो सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना कब और किसके द्वारा लागू की गई? देखो बच्चों, आयुष्मान भारत योजना की जो घोषणा थी वो 2017 में हुई। घोषणा किस हुई? कब? 2017 में।
किसके द्वारा? हमारे बड़े अच्छे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। ठीक है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 के बजट में यह घोषणा की कि भारत सरकार जो है 2017 के वित्त वर्ष में एक योजना लेके आएगी जिसका नाम होगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना। इस योजना के तहत जो बीपीएल परिवार होंगे, जो गरीब परिवार होंगे, उन्हें 5 लाख तक का जो है निःशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ठीक है, 14 अप्रैल 2018 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। लॉन्च किया गया मतलब लागू किया गया। ठीक है, कब लागू किया गया? 14 अप्रैल 2018 को। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। कहां से लागू की गई? झारखंड के रांची से लागू की गई। कहां से लागू की गई? झारखंड के रांची से यह योजना लागू की गई। ठीक है, देखो अब मैंने कहा था स्वास्थ्य बीमा योजना है ये। कैसी योजना? स्वास्थ्य बीमा योजना। तो स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का ही विलय होगा इस योजनाओं में। तो कौन कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजना लिखी है? स्वास्थ्य बीमा और नागरिक स्वास्थ्य बीमा। तो इन दोनों का विलय किया गया, मतलब ए तथा बी दोनों। मतलब इस तरह से आप लोगों को आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन किसके द्वारा किया जाता है? पीडीएस फुल फॉर्म पूछी गई कई बार, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके तहत लागू चल रहा है वर्तमान में? तो वर्तमान में चल रहा है बच्चों एनएफएसए 2013 के अकॉर्डिंग। यूपी में एनएफएसए लागू हुआ 2016 में। ठीक है, एनएफएसए की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली गई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एनएफएसए की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट भारत में कब आया? 2013 में। यूपी में कब लागू हुआ? 2016 में। अब देखो यूपी में भी लागू हुआ और भारत में भी आया, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर पीडीएस चला रही हैं। दोनों मिलकर क्या चलाती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाती हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का संचालन वित्त मंत्रालय करता है। राजकोषीय नीति, जितना भी राजकोष में पैसा है सब वित्त के पास है। नेक्स्ट, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का रोग, फसलों की बात कर रहे हैं, इंसान की नहीं। ठीक है, तो देखो मूंगफली का टिक्का रोग बैक्टीरिया का रोग है। मूंगफली में पूछा जाता है टिक्का रोग किसमें फेमस है? आलू में भी होता है बच्चों, मूंगफली में भी होता है, याद रखेंगे। आलू में भी और मूंगफली में भी टिक्का रोग होता है, बैक्टीरिया से होता है, याद रखेंगे। कैंकर रोग किसमें होता है? नींबू में, और वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। धान की खेती में अंगमारी रोग होता है, ये भी वायरस से होता है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गेहूं में बिल्सन रोग होता है, ये भी वायरस से होता है, याद रखेंगे। बिल्सन रोग किसमें होता है? गेहूं में। अंगमारी रोग किसमें होता है? धान में। और कैंकर रोग जो है किसमें होता है? नींबू में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? ठीक है, देखो याद रखना कि जो जीवों का वर्गीकरण है, जीवों का वर्गीकरण है, वो सबसे पहले करने वाला जो कैंडिडेट है वो अरस्तु है। जीवों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने किया। सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने। और उसने सीधे सीधे कह दिया पादप है और जीव है, मतलब पेड़ पौधे जिन्हें वनस्पति हम लोग कहते हैं, और जीव जंतु मतलब मानव, मनुष्य। उसके बाद जीवों का वर्गीकरण किया लीनियस ने। किसने? लीनियस ने। और इसने द्विनाम आधारित पद्धति दी। लीनियस ने द्विनाम आधारित पद्धति दी। द्विनाम क्या थी? एक साधारण नाम और दूसरा वैज्ञानिक नाम। लीनियस ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, इसलिए वर्गीकरण का पिता कहलाया। लीनियस ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, इसलिए ये वर्गीकरण का पिता कहलाया। एक नाम आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर ऐसे ही व्हिटेकर ने और इसमें संभावनाएं तलाशी और कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा जो है उसमें सम्मिलित नहीं था, तो प्रोटोजोआ को उसने सम्मिलित नहीं किया। किसे सम्मिलित नहीं किया? प्रोटोजोआ को उसने सम्मिलित
नहीं किया। अगर प्रोटोजोआ नहीं है तो फिर बचे हुए दो कौन से बचे? एक तो कवक हो गया, नंबर 2 प्रोटिस्टा, तीसरा एनिमेलिया, और नंबर 4 बचा प्लांटी। नंबर 4 उसने बताया बच्चों प्लांटी, और नंबर 5 बताया उसने मोनेरा। तो ये 5 भागों में बांटा किसने? प्लांटी और मोनेरा, वीटेकर ने। रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्या वीटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो प्रोटोजोआ को शामिल नहीं किया। तो कौन कौन से 5 थे? नंबर 1 पर कवक था, नंबर 2 पर प्रोटिस्टा था, नंबर 3 पर एनिमेलिया था, नंबर 4 प्लांटी था, और नंबर 5 मोनेरा था। नंबर 5 मोनेरा था। द्विनाम पद्धति किसने दी? लीनियस ने दी। सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किसने किया? अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा सेरम बच जाता है। ठीक है, क्या बच जाता है? सेरम बच जाता है। याद रखना, प्लाज्मा है हमारे पास, तो प्लाज्मा में दो चीज है मेरे पास, क्या? पानी है और फाइब्रिनोजन है। मतलब मैं पानी कह दूं, वाटर कह दूं, और प्लस फाइब्रिनोजन कह दूं। ठीक है, फाइब्रिनोजन कह दूं, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। लेकिन अगर मैंने फाइब्रिनोजन निकाल लिया तो प्लाज्मा का बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? सेरम कहलाता है। पूछा जाए फाइब्रिनोजन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो प्लाज्मा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? खुद समझदार है, बताओ। अब मनुष्य में रोग की बात कर रहे हैं, विषाणु जनित रोग नहीं है। कमेंट में छाप दो जल्दी से, विषाणु जनित रोग नहीं है। वायरस से नहीं होता है ना, मतलब किससे होता है? जीवाणु से। तो क्या है बच्चों? पेचिस। क्या है? पेचिस। जीवाणु से नहीं होता है, वायरस से नहीं होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। चलो रोग पढ़ ले रहे हैं, वायरस वाले और जीवाणु वाले। देखो, दो तरह के हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं, और ठीक वैसे ही जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से। तो जो वायरस से होते हैं, नंबर 1 पर चेचक है, नंबर 2 पर चिकन पॉक्स जिसे खसरा कहते हैं, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, नंबर 3 इन्फ्लुएंजा, नंबर 4 हर्पिस है, नंबर 5 पोलियो, 6 रेबीज, 7 एड्स, 8 गलसुआ, और 9 ट्रैकोमा। तो ये याद रखने हैं आप लोगों को कि ये रोग वायरस की वजह से होते हैं। ठीक वैसे ही जीवाणु वाले रोग है। जीवाणु वाले रोग में बच्चों प्लेग है, डिप्थीरिया है, तपेदिक है, काली खांसी है, टिटनेस है, कुष्ठ रोग है, न्यूमोनिया है, हैजा है, सिफिलिस है। क्या है? सिफिलिस है। ये सारे के सारे किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। तो याद रखें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, बार बार पढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी हाँ, विटामिन डी से रिकेटस, बिल्कुल सही है। विटामिन सी से मसूड़ों से रक्त आना, मतलब स्कर्वी, बिल्कुल सही है। विटामिन ए से गठिया, जी बिल्कुल नहीं। विटामिन ए से होता है रतौंधी। विटामिन ए से होता है रतौंधी, या जीरोप्थैलेमिया भी कहते हैं। जीरोप्थैलेमिया क्या होता है? आंखों में आंसू का सूखना। रतौंधी, आंखों में ना दिखना। ठीक है, विटामिन B1 से बेरी बेरी। तो आंसर है आप लोगों का सी ऑप्शन। ठीक है, मतलब विटामिन और उनसे होने वाले रोग याद होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। चलो यही पढ़ ले रहे हैं। क्या है बच्चों? विटामिन और उनसे होने वाले रोग। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए से होता है रतौंधी या जीरोप्थैलेमिया। रतौंधी, आंखों में कम दिखना। रचौंधा, नाम सुना है ना, गांव में रचौंधा कहते हैं ना। और वैसे जीरोप्थैलेमिया, आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, सूख जाती हैं आंखें। वैसे ही बी या B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, मसूड़ों से खून आना बेरी बेरी है। B2 सॉरी, मसूड़ों से खून आना स्कर्वी है, स्किन पर इफेक्ट होता है बेरी बेरी। B2 आंखों का लाल होना। B3 चर्म रोग, मतलब दांत जैसी शिकायत होना। B12 से होता है एनीमिया। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, या सूखा रोग भी कहते हैं इसे, सूखा रोग। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। ठीक वैसे ही विटामिन ई की कमी से बच्चों जनन शक्ति में कमी आ जाती है, और विटामिन के से हो जाता है हीमोफीलिया। विटामिन के की कमी से हो जाता है हीमोफीलिया। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका की आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड व्हीकल, लाइसोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। और एक और काम की बात आप लोगों के लिए सुन लो, प्लास्टिड बोले तो लवक होता है, लवक बोले तो पौधों में पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है पौधों में, है ना। इसी की वजह से पत्तियों का कलर क्या होता है? हरा होता है।
गाल्जी काय एक और पार्ट है, ठीक है। गाल्जी काय के बारे में बता दूं, इसका काम होता है बच्चों प्रोटीन को इकट्ठा करके रखना, प्रोटीन को इकट्ठा करता है, प्रोटीन को इकट्ठा करके रखता है। गाल्जी काय का काम है पूरी बॉडी से प्रोटीन को इकट्ठा करके एक जगह पर इकट्ठा कर देना। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? कल बताया था अमाशय से। कल मैंने आप लोगों को दो एंजाइम पढ़ाए थे, एक का नाम था पेप्सिन और एक का नाम था ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को। पेप्सिन का मतलब समझे आप लोग? पेप्सिन और ट्रिप्सिन मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे बच्चों। पेप्सिन का सीधा सा मतलब ये अमाशय में आंतरिक रूप से पाचन करता है प्रोटीन का, और ट्रिप्सिन जो है छोटी आंत में, ट्रिप्सिन जो है छोटी आंत में, कल पढ़ाया था मैंने। तो पाचन शुरू कहां से हुआ? अमाशय से, पेप्सिन की वजह से। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रजनन, अंडे नहीं बनते हैं पुरुषों में, है ना, अंडा से नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? कल कवक भी पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को। सेप्रोफाइट्स मृतोपजीवी हिंदी में कहते हैं, मृतोपजीवी कवक हिंदी में कहते हैं बच्चों, ठीक है। कौन सा था? पेनिसिलियम, म्यूकोर। तो क्या लिखा है इसमें? पेनिसिलियम लिखा है। पेनिसिलियम इज द करेक्ट ऑप्शन। कल पढ़ाया था, आज इंग्लिश में दे दिया, कल हिंदी में दिया था, बहुत सही। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया? अहमदिया आंदोलन 1989 की कहानी है बच्चों, ठीक है। किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया अहमदिया आंदोलन। मिर्जा गुलाम अहमद, नाम से पता लग गया, अहमद मतलब अहमदिया। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया बच्चों, और ये एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था बच्चों? धार्मिक आंदोलन था। और कौन से धर्म से जुड़ा था? अगर धार्मिक आंदोलन था तो बच्चों ये जुड़ा था मुस्लिम धर्म से। किसलिए, क्यों, कौन से धर्म से जुड़ा था? मुस्लिम धर्म से जुड़ा था प्यारे बच्चों। और ये गुरदासपुर से प्रारंभ हुआ था। कहां से? गुरदासपुर से प्रारंभ हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन? एनएम जोशी। 1920 में गठन किया प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, व्यापार की यूनियन पहली बार बनाई गई कांग्रेस के उसमें 1920। याद करो, सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा? सप्त क्रांति राम मनोहर लोहिया के द्वारा दी गई। सप्त क्रांति, गरीबों का मसीहा कहा जाता है राम मनोहर लोहिया। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज? होमोनिड जीवाश्म पाए गए हथनोरा में सबसे पहले। तो ये थी आज की शानदार क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर ये क्लास कंटिन्यू चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें 9675 26 94 12। जीएस की शानदार तैयारी के लिए ये क्लास देखते रहें प्रत्येक दिन शाम 6 बजे। मिलते हैं बच्चों, जय हिंद।